नमस्कार दोस्तों, हम आज होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म के बारे में देखने वाले हैं। हम ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे सिस्टम में ये जो सिस्टम्स होते हैं लाइक कार्डियक सिस्टम है, दैन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है। ये सिस्टम्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके क्या करते हैं, जो डेली लाइफ प्रोसेस रहते हैं बैलेंस जो कि रहते हैं, हम इसे जिसे हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पर सब सिस्टम मिलके करते हैं। So homeostatic stasis is essential for survival and function of the cells. Its cell contribute to maintain a relatively stable internal environment. So बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल बनाने के लिए बहुत सारे सिस्टम जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं वो सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके अपना फंक्शन या अपना कार्य पार करते हैं। सो इसमें थर्मो रेगुलेशन लाइक पार्चुरेशन बोले तो थर्मो रेगुलेशन बोले तो जो हीट हमारे बॉडी में रहती है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने का काम यहाँ पर किया जाता है। देन पार्चुरेशन बोले तो जो बर्थ होता है चाइल्ड बर्थ, वो भी एक होम्योस्टैसिस का भी एक प्रकार रहता है। सो डेफिनेशन हम देखेंगे। सो डेफिनेशन में होम्योस्टैसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक ब्लड वेसल्स ब्लड प्रेशर्स, बॉडी टेम्परेचर, एसिड बेस बैलेंसेस आर मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल कंडीशन। सो अगर एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से हमारी जो बॉडी होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बॉडी में चेंजेस बना लेते हैं। लाइक अगर हमारे बॉडी में बाहर अगर ज़्यादा टेम्परेचर मौजूद है, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेजेंट है, और जो हमारा जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे टाइम में हम अगर धूप में जाते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए हमारे बॉडी में थर्मल रेगुलेशन किया जाता है, और थर्मल रेगुलेशन में हम क्या करते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट बनाने का प्रयास किया जाता है। सो इट इज एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ द बॉडी और सेल टू सीक मेंटेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशन है, उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसको रखने के लिए होम्योस्टैसिस सिस्टम, इसे हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। सो इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है इसमें, स्टेबल इंटर इन्वायरमेंट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो देन इज मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्पेशली हायर और वर्टेब्रेट्स इन स्टेडी एंड बैलेंस स्टेट। सो established optimum condition of the organism, change in pH affect enzyme activities, जो एंजाइम रिएक्शन एंजाइम एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। सो एंजाइम एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से पूरा होने के लिए यहाँ पर ये थर्मो रेगुलेशन यहाँ पर हीमोस्टैसिस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हीमोस्टैसिस में, लाइक फर्स्ट रहता है सेंसर्स, डिटेक्टर्स और रिसेप्टर्स, हम जिसे बोलते हैं। जो सेंसर्स होते हैं, जो डिटेक्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज डेविएशन, डेविएशन यानी कि चेंजेस, कुछ अगर चेंजेस वहाँ पर आते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम वहाँ पर ये सेंसर, डिटेक्टर या रिसेप्टर्स करते हैं। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक बेरो रिसेप्टर्स जो कि प्रेशर को मॉनिटाइज करते हैं। लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको कम करना है, तो बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। देन कीमो रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस वगैरह रहता है। देन मैकेनो रिसेप्टर्स जो रहते हैं स्किन वगैरह, जो मैकेनो रिसेप्टर्स रहते हैं, या थर्मो रिसेप्टर्स बोले तो हीट टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन बताने के लिए थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये रहे रिसेप्टर्स। देन ट्रांसमिशन ऑफ दिस मैसेज टू अ कंट्रोल सेंटर। देन नेक्स्ट आता है मैसेज ट्रांसमिशन, जो कि सिग्नल्स वहाँ से मिला है, सेंसरी ऑर्गन से जो सिग्नल मिला है उसको ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करने का काम होता है। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर्स फॉर करेक्ट डिविएशन। सो वहाँ पर जो मैसेज सिग्नल ब्रेन को मिला है या कंट्रोल सिस्टम को मिला है, वो कंट्रोल सिस्टम क्या करती है, उसका फीडबैक या उसका बैक मैसेज उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वापस जो इफेक्टर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन क्या करते हैं, लाइक मसल्स रहते हैं या एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स वगैरह, ग्लैंड्स हार्मोन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जिसे हम इफेक्टर ऑर्गन्स बोलते हैं या इफेक्टर्स बोलते हैं। तो इफेक्टर्स क्या करते हैं, जो डेविएशन यानी कि जो चेंजेस बॉडी में हुए थे उसको नॉर्मल करने का काम वहाँ पर किया जाता है। तो ये रहे चार कंपोनेंट्स। उसके बाद रोल ऑफ वेरियस सिस्टम, हम बॉडी में क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में और उसका रोल हम देखने वाले हैं। सो पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि मेन रोल होता है, जो कि गॉड हम जिसे बोलते हैं सिस्टम का, वो नर्वस सिस्टम रहती है। सो इट टेक्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड, डोंट स्टोर इट, टेक न्यूट्रिएंट्स ओनली फ्रॉम ब्लड, दे डिडंट हैव देयर स्टोरेज सिस्टम अवेलेबिलिटी देयर।
सो regulating centers are located in the central nervous system consisting brain and spinal cord. So brain spinal cord वहाँ पर मौजूद रहते हैं. So hypothalamus is a portion of the brain particularly concerned with homeostasis. So homeostasis का जो मेंटेन करने का काम है वो hypothalamus या medulla oblongata वगैरह जो पार्ट्स रहते हैं वो पार्ट्स करते हैं. सो एंडोक्राइनिक सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम आती है हमारे एंडोक्राइनिक सिस्टम. सो एंडोक्राइनिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स. सो जो हार्मोन्स वहाँ पर मौजूद रहते हैं उसको ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेशन करने का काम एंडोक्राइनिक सिस्टम करती है. और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, और फंक्शन करने के बाद जो कि बॉडी में कम ज़्यादा जो लेवल हुआ है उसको कंट्रोल करने का, मिनिमाइज या कंट्रोल में रखने का काम वहाँ पर एंडोक्राइनिक सिस्टम करती है. सो दैट नेक्स्ट सिस्टम आता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम. सो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम बोलेगा तो स्किन सिस्टम, जो कि स्किन इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रोब्स, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर थ्रू द स्वेटिंग और वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन और शिवरिंग. पाइलो इरेक्शन बोले तो कभी कभी क्या होता है, अगर शॉक कंडीशन रहते हैं या कोल्ड कंडीशन रहते हैं उसी टाइम में हमारे जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, उसको हम पाइलो इरेक्शन बोलते हैं. ये स्ट्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि जो बेस ऑफ दी हेयर फॉलिकल्स, जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं वो छोटे छोटे मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, हेयर्स हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं. सो स्किन हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बाय इरेक्शन ऑफ द वाटर एंड अदर एक्सक्रेशन ऑफ वाटर एंड अदर सोल्यूट्स. सो स्किन से क्या होता है, जो स्वेट्स में यूरिया वगैरह रहता है या बहुत सारे कंटेंट जो कि स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर जाते हैं जिसके हम एक्सक्रेट हो जाते हैं. सो सिंथेसाइज विटामिन डी विच इंटरेक्ट विद कैल्शियम फॉस्फोरस अब्सॉर्प्शन नीडेड फॉर द बोन ग्रोथ वगैरह, ये जो विटामिन डी का फंक्शन होता है वो भी इंटीग्यूमेटरी सिस्टम स्किन करती है. सो नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करती है बॉडी को. लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, जो बॉडी का शेप वगैरह साइज है उसको मेंटेन करने का, एक फ्रेमवर्क बनाने का काम वहाँ पर स्केलेटल सिस्टम करती है. सो स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो सर्व एज इम्पॉर्टेंट मिनरल रिवर्स, जो कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह होते हैं बोन में ज़्यादा मौजूद मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं. दैन नेक्स्ट आता है मस्कुलर सिस्टम. सो मस्कुलर सिस्टम कंटेन्स हार्ट विच कॉन्स्टेंटली पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी. जो कि हार्ट का काम क्या होता है, कंटिन्यूसली 24 आवरली हार्ट क्या करता है, जब तक आदमी जिंदा है तब तक क्या होता है, हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड पंप करने का काम करता है. सो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉल्यूंटरी ब्रीथिंग, डाइजेशन, वॉलंटरी वॉकिंग वगैरह जो एक्शंस है वो मसल्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है. सो मसल्स ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटीज़. जो बॉडी के कैविटीज़ में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको मसल शीथ या मसल्स क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है. सो मसल इन योर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीज योर बॉडी हीट व्हेन यू आर कोल्ड. सो ये थर्मोरेगुलेशन में भी मसल शिवरिंग वगैरह प्रोवाइड करने के टाइम या मसल कॉन्ट्रैक्शन करके क्या होता है, हीट प्रोडक्शन किया जाता है. So next system है cardiovascular system. So cardiac system is also plays a role in maintenance of other body systems like transporting hormones, जो कि हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम कहाँ से होता है, ब्लड में से होता है. सो एंडोक्राइनिक हार्मोन्स वगैरह रहते हैं तो ब्लड में से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, हीमोग्लोबिन रहता है, वो क्या होता है पूरा बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है. सो ये ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करती है. देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स सेंसर्स टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर कॉल्ड बैरोरिसेप्टर्स. बैरोरिसेप्टर्स जो रहते हैं जो कि आवर्टा में वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करते हैं और इसके हिसाब से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का कॉन्स्टेंट उसका लेवल नॉर्मल बनने का काम वहाँ पर किया जाता है. सो होम्योस्टैसिस इज डिस्टर्ब्ड इफ द कार्डियोवास्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम आर नॉट फंक्शनिंग करेक्टली. होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होता है क्योंकि अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है तो जो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा. अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा तो सिग्नल जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह टिश्यू को मिलना वाला है वो नहीं मिलेगा. अगर लिम्फेटिक सिस्टम खराब हो जाती है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. उसकी वजह से बाकी पेन या बाकी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और पेशेंट इलनेस उसको आ सकता है. दैन नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम. तो रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड पीएच लेवल्स, हेल्प इन लिम्फेटिक सिस्टम ट्रैपिंग बाय पैथोजेंस, प्रोटेक्टिंग डीपर टिश्यू विद इन द सिस्टम. सो रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह इसमें, या बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस एक्सचेंज वगैरह होती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन रहता है. Then gastrointestinal system. So it without a regular supply of the energy nutrition we can't live. So digestive system क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करने का जो फूड न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम करती है. दैन यूरिनरी सिस्टम नेक्स्ट आता है. यूरिनरी सिस्टम डायरेक्ट इन्वॉल्व विथ मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम
एंड आयरन कॉन्सेंट्रेशन विद इन द ब्लड। सो आयरन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह उसमें कॉन्टेंट मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर किडनी करती है या यूरिनरी सिस्टम करती है। और किडनी प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एरिथ्रोपोएटिन जो कि आरबीसी डेवलप करने में हेल्प होती है या रेड ब्लड सेल्स। सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग करेक्ट वाटर बैलेंस, जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स वगैरह डायरेटिक्स वगैरह उसका सिक्रेशन करके क्या होता है वहाँ पर, जो कि बॉडी में जो वाटर लेवल है वो बैलेंस करने का काम वहाँ पर किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डिलीवरी विदाउट रिप्रोडक्शन वी कांट सर्वाइव ऑन अर्थ। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। द नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टैसिस सिस्टम। ये होम्योस्टैसिस सिस्टम कैसे एक्ट होती है? सो होम्योस्टैसिस इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म्स। इट हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। So negative feedback mechanism is the most common feedback loop in the biological system. Most we time अब देखा जाता है negative feedback, क्योंकि so negative feedback is one to which system reacts in such a way that arrest or change the reverse the direction of the change. So any deviation, any small deviation when happens, that time negative feedback system will correct it and get it back to the normal range. So इसको अगर कोई अब बॉडी में कोई गलत हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में अगर कोई गलत हो रहा है, कोई अब नॉर्मलिटी वहाँ पर हो रही है, तो ऐसे टाइम में ये निगेटिव फीडबैक क्या करता है, ये जो सिस्टम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो क्या करता है, उसको नॉर्मल जगह पे लाने का काम करता है। सो आफ्टर रिसीविंग मैसेज द इफेक्टर सेंड द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल बैक टू द सिस्टम। मेनी हैव होम्योस्टैटिक सिस्टम बॉडी फंक्शन फ्रॉम नेगेटिव सिस्टम नेगेटिव फीडबैक। सो फर्स्ट वी विल सी थायराइड हार्मोन सिक्रेशन। सो थायराइड how it works in negative feedback. So thyroid hormone, pituitary gland stimulate thyroid gland to secrete thyroxine. So pituitary gland क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को मैसेज देती है कि भाई तुम क्या करो, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन क्या करो, सीक्रेट करो। when thyroxine level increases in the blood in inhibit the secretion of thyroid stimulating hormone from the pituitary. सो एक बार अगर थायरोक्सिन का लेवल ब्लड में बढ़ गया है तो सिग्नल वापस बैक जाता है, बोलता है अभी थायरोक्सिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी उसका ज़रूरत नहीं है, अगर उसका सिक्रेशन हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और थायरोक्सिन भी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको स्टॉप किया जाता है, जो सिक्रेशन है उसको स्टॉप किया जाता है, इससे सिक्रेशन स्टॉप किया जाता है, वो कम हो जाता है। इन अदर हैंड इफ थायरोक्सिन सिक्रेशन इज लेस, अगर कभी कभी क्या होता है थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम हो जाता है ब्लड में, तो उस टाइम में ये जो सिग्नल्स वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है उसको सिक्रेट करती है, और वो हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन को सिक्रेट करता है फिर। सो नेक्स्ट आता है फ्लूइड बैलेंस। सो इफ द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी फॉल्स बिलो नॉर्मल, द सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द ऑस्मोलिटी इज डिटेक्टेड बाय द ऑस्मो रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। सो अगर बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम होता है, फ्लूइड लेवल कम हो जाता है, इसी टाइम में सिग्नल वहाँ पर हाइपोथैलेमस की तरफ जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। सिग्नल हाइपोथैलेमस को भेजने के बाद हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स दैट हाइपोथैलेमस रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑल्सो मेक यू थ्रिस्टी। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो कि बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम होने नहीं देता है। एंटी डायरेटिक्स, डायरेटिक्स क्या करते हैं, बॉडी में से पानी निकालते हैं डायरेटिक्स, और उसके अपोजिट क्या रहता है, एंटी डायरेटिक्स। एंटी डायरेटिक्स क्या करते हैं, जो बॉडी में पानी रिटेन करने का काम या स्टोर करने का काम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स करते हैं। अगर एडीएच हार्मोन्स बॉडी में रह गए तो एडीएच क्या करते हैं, आपको ज़्यादा पानी की मात्रा मांगते हैं। सो ऐसे टाइम में हमको थ्रस्ट यानी कि पानी पीने की इच्छा होती है। सो यू फील थर्स्टी। सो इफ़ द लेवल ऑफ प्यास लगती है हमको, सो इफ़ द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी राइज अबव नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अगर लेवल बॉडी में बढ़ जाती है वाटर की, तो ऐसे टाइम में द फॉल्स इन ऑस्मोलिटी डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस वी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। सो एक बार अगर बॉडी में फ्लूइड लेवल ज़्यादा हो गया, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई बॉडी में, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो रहता है उसका सिक्रेशन स्टॉप किया जाता है, और वंस एक बार उसका सिक्रेशन स्टॉप किया तो डायरेसिस होता है और बॉडी में का पानी यूरिन के थ्रू निकल जाता है। सो नेक्स्ट मैकेनिज्म है ब्लड शुगर रेगुलेशन। ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल इवन इन फास्टिंग कंडीशन। सो इवन फास्टिंग कंडीशन इट रेगुलेट्स। So the cells converts excess glucose to an insoluble substance called glycogen to prevent it from interfering with cellular metabolism. So the because of the ultimately lowers the blood glucose levels from इसको
सो ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन करना है। जो हमारे बॉडी में क्या होता है, हम अगर ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लेने के बाद हम कुछ खाना खाते हैं, उसमें ग्लूकोज रहता है। अगर खाना खाया, ग्लूकोज ले लिया, हम क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज का फूड खाते हैं। अगर हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमारे पास ग्लूकोज आ गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज का ग्लूकोज को क्या करती है, इकट्ठा करके ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख देती है। ग्लाइकोजन क्या है, इनसोल्यूबल है। ग्लाइकोजन ब्लड में इजीली डिजॉल्व नहीं होता है। सो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करके बॉडी हमारी क्या करती है, उसको नेक्स्ट आगे यूज़ करने के लिए रखती है, उसको स्टोर करके रख दिए। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, अगर ग्लूकोज का मात्रा हमारे बॉडी में चाहिए होती है, हमें ग्लूकोज की कमी पड़ती है, तो ऐसे टाइम में ग्लूकोज का ग्लूकोज हमें सिक्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। ऐसे टाइम में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से हमारे क्या होता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है और ग्लूकोज बॉडी को मिल जाता है। तो नेक्स्ट आता है थर्मोरेगुलेशन। सो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल इज अनदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। सो नर्व सेल्स रिप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी टेम्परेचर टू द हाइपोथैलेमस। जो थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो सिग्नल्स जो रहते हैं हाइपोथैलेमस को जाते हैं। सो हाइपोथैलेमस इसके अपोजिट में क्या करती है, वेरियस फैक्टर्स को क्या करती है, उसको उसको फंक्शन में लाती है। लाइक अगर स्किन है तो स्किन में क्या करती है हाइपोथैलेमस, स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है। स्वेटिंग प्रोड्यूस किया तो हमारे क्या होती है, बॉडी में अगर स्वेटिंग आता है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो एयर रहती है उसके साथ मिक्स हो जाता है, और स्वेटिंग होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो फीवर था उसको कम होता है, या टेम्परेचर बढ़ा था वो कम हो जाता है। सो ऐसे मैकेनिज्म वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। दैन इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज बिलो द सेट पॉइंट, अगर ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बिलो सेट पॉइंट हो जाता है, ऐसे टाइम में हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो हमारे बाकी इफेक्टर ऑर्गन्स से लाइक मसल्स वगैरह है उसको मसल्स क्या करते हैं, उसको शिवरिंग वगैरह प्रोड्यूस होती है, शिवरिंग वगैरह हो जाती है। शिवरिंग होने की वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। सो रिस्पिरेशन रेगुलेशन, रिस्पिरेटरी रेगुलेशन, इस रिस्पिरेशन रेगुलेशन में क्या होता है, अगर कभी कभी हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, नॉर्मल सिग्नल ब्रेन की तरफ भेजती है। हमारा ब्रेन क्या करता है, फिर हमारे जो एक्सरी मसल्स होते हैं या लंग्स वगैरह है उसको क्या बोलती है कि भाई तुम अब क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ गया है तो अब तुम्हारा काम ज़्यादा बढ़ाओ। तो लंग्स क्या करते हैं, उनका काम बढ़ाते हैं। लंग्स काम बढ़ाते हैं तो फिर लीवर वगैरह वो भी उनका काम बढ़ाते हैं। सो अगर लंग्स का एक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी कि रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है तो बाहर का जो एयर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बॉडी में चला जाता है। अब ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाने की वजह से क्या होता है, CO2 बाहर रिलीज हो जाता है, तो इसी वजह से जो होम्योस्टैसिस वो मेंटेन किया जाता है। सो फर्स्ट कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट द लेवल ऑफ द कैल्शियम लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच वगैरह वो देखते हैं कीमोरिसेप्टर। जिसके बाद वो क्या करते हैं, ब्रेन को क्या करते हैं, जो ब्रेन स्टेम में रिस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट रहता है उसको सिग्नल भेजते हैं। सो सिग्नल भेजने के बाद जो ब्रीथिंग मसल्स होती है अपने लंग्स के एक्सेसरी मसल्स, वो क्या करती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद और उसके बाद एल्वेलर वेंटिलेशन रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल था बॉडी में वो मिल जाता है। दैन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज एन एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अगर बॉडी में क्या होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में जो कि अवर्टा में प्रेजेंट रहते हैं, बैरो रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ऐसे टाइम में प्रेशर मॉनिटर किया बढ़ गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको कंपेंसेटरी उसके अपोजिट में क्या करती है, उसको नॉर्मल लाने का प्रयास करती है। सो इफ द ब्लड प्रेशर इज टू हाई द हार्ट रेट डिक्रीजेस एज ब्लड वेसल्स इंक्रीज डायमीटर। सो वेसोडाइलेशन वगैरह हो जाता है, वेसोडाइलेशन होने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और उसके बाद जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाता है, थोड़ा सा हार्ट बीट कम हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या होता है, जो कि ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है। देन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन फीडबैक। देन नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज वन ऑफ टू विच system reacts in such a way that the increase in intensity of the change in system direction. So positive feedback is less common than the negative feedback, बहुत ही कम देखा जाता है। पहले ब्लड कोआगुलेशन। सो ब्लड कोआगुलेशन में क्या होता है, अगर कहीं इंजरी वगैरह हो जाती है तो ऐसे टाइम में प्लेटलेट एग्रीगेशन या थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। सो देन नेक्स्ट है पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन इज गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। पार्चुरेशन में क्या होता है,
जो नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्लोली स्लोली होते हैं, वैसे टाइम में बेबी का जो हेड होता है या बेबी नीचे जाता है सर्विक्स की तरफ। अगर बेबी नीचे सर्विक्स की तरफ जाता है, जैसे जैसे ऊपर से प्रेशर सर्विक्स के ऊपर पड़ता है, तो सर्विक्स क्या करता है, सिग्नल्स हमारे ब्रेन की तरफ भेजता है। सिग्नल ब्रेन की तरफ भेजने के बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा, वैसे वैसे सिग्नल तेज हो जाएंगे और ब्रेन की तरफ से फीडबैक में उसको बैक मैसेज दिया जाएगा, और वो फिर उसके कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस को देगा, और यूट्रस क्या करेगा, उसके कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। वंस एक बार बेबी डिलीवर हो गया, सर्विस का प्रेशर कम हो गया, तो क्या होता है, सिग्नल फिर से वापस ब्रेन की तरफ जाता है और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे उसको स्टॉप किया जाता है। द नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि लैक्टेशन। लैक्टेशन इज अ प्रोसेस स्टार्ट विद द बेबी सकलिंग इट्स मदर्स ब्रेस्ट। वंस बेबी ने मदर के ब्रेस्ट को टच किया और सकिंग स्टार्ट किया, तो क्या होता है, रिफ्लेक्स ब्रेन की तरफ जाता है और वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रेशन हो जाता है। सो गाइज, ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये टॉपिक मैंने बहुत जल्दी जल्दी कम टाइम में लिया है, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको अपलोड करने को वगैरह प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए थोड़ा कम साइज़ में बनाया है। तो अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इशू है, कुछ पूछना है, क्वेश्चन वगैरह है, तो हम प्लीज़ कमेंट में आके उसको टाइप करके हमें भेज सकते हैं। अगर अगर आपको किसी दूसरे वीडियो पे भी, अगर आपको दूसरे किसी पॉइंट पे, टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।